आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक नई नई रिलीज हुई जबरदस्त साइंस फिक्शन मूवी। इसके सपनों जैसे सीन्स बिल्कुल सीथुलू स्टाइल जैसे लगते हैं। सुना है कि इस फिल्म में ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल कम से कम किया गया है और ज्यादातर सीन्स असली लोकेशन पर शूट हुआ है। इसी वजह से इसका वर्चुअल वर्ल्ड देखकर दिमाग हिल जाता है। इसके अलावा इंग्लिश एक्टर एडी मार्सन का कैमियो भी फिल्म में मजा दोगुना कर देता है। कहानी की शुरुआत होती है साल 2050 के भविष्य में। इंसानों ने खराब होती धरती को बचाने के लिए जेनेटिक टेक्नोलॉजी को तेजी से बढ़ाया, लेकिन उल्टा नतीजा ये निकला कि पूरी दुनिया के जानवर पौधे अजीब तरीके से म्यूटेट होने लगे। अमीर लोग एक शहर में रहते हैं जिसे किला कहा जाता है, और गरीब लोग बाहर बंजर जमीन पर जैसे तैसे जिंदा हैं। हमारी हीरोइन छोटी भी इन्हीं गरीबों में रहती है। वो इस समय एक दलदली जगह में खाने की तलाश कर रही है। काफी खोजबीन के बाद उसे एक म्यूटेटेड बड़ा आलू मिल जाता है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक नया जीव, रंग बिरंगी इल्लड़ी पर। इतना अनोखा जीव है तो इसे घर ले जाकर अच्छे से स्टडी करना तो बनता है। सड़ी गली बदबूदार जंगल पार करके छोटी भी घर पहुंचती है। उसके घर के बाहर उगी अनगिनत जंगली बेलें और पौधे अब उसके लिए आम बात हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ म्यूटेटेड प्लांट्स और एनिमल्स रोज की बात है। वो आलू को कुचलकर उसका रस निकालती है, फिर उसे एक बैग में भरकर अपने पापा के कमरे में जाती है। कई सालों से पैरालाइज्ड पापा को वो यही रस ड्रिप के जरिए पिलाती है। पापा को संभालने के बाद वो कहती है, मैं लैब जा रही हूँ। चाहे पापा हिल नहीं सकते, लेकिन उनका दिमाग एक फ्लोटिंग मशीन से जुड़ा है, यानी छोटी भी कभी भी उनसे बात कर सकती है। वो पहुंचती है गीली सीली और ठंडी लैब में, जिसकी दीवारों पर हर तरह के अजीब जीव चिपके पड़े हैं। एक सील बंद कमरे में जाते ही उसे ढेर सारे ग्लास जार दिखते हैं। वो इल्लडी को उनमें से एक बोतल में डालकर उसका रिसर्च शुरू कर देती है, ये देखने के लिए कि आखिर ये इस दुनिया में कैसे जिंदा रह पा रही है। तभी अचानक बाहर से एक जोरदार धमाका होता है। छोटी भी घबरा जाती है और तुरंत लैब से बाहर भागती है। छोटी भी किनारे छिपकर शांति से सब देख रही थी। उसने कुछ लोगों को देखा जो कचरा बीनकर गुजारा करते हैं, जिन्हें यहाँ तीर्थयात्री कहा जाता है। ये देखकर उसे अपनी माँ याद आ गई। उसकी माँ भी जहर लगने के बाद उसी ग्रुप में शामिल हो गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई। घर लौटकर उसने देखा कि दरवाजे के पास लगी सारी बेलें और पौधे सूख चुके थे, यानी कोई घर में घुस आया था। अंदर गई तो तुरंत समझ गई, कोई लोग बिजली देने वाली सेल यूनिट चुरा ले गए हैं। अब बड़ी मुसीबत है। बिजली के बिना पापा की वेंटिलेशन मशीन बंद हो जाएगी और रोबोट भी काम नहीं करेगा। कुछ देर सोचकर छोटी भी ने फैसला किया कि वो अपने अंकल ओल्ड जो से सामान बदलकर सेल वापस लेगी। इस टूटे फूटे समाज में गरीब लोग अपने बच्चों का खून तक बेचकर अमीरों से सामान लेते हैं। इसी गंदे सिस्टम की वजह से ओल्ड जो जैसे लोग बच्चों को पैदा करवाकर उनका खून निकालते हैं, उनके लिए ये बच्चे ब्लड बैंक हैं, इंसान नहीं। जब छोटी भी वहां पहुंची तो उसने देखा कि एक अजीब शक्ल वाली औरत पर कोई भारी सामान गिरा हुआ था। वो दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन उसके चारों ओर खड़े बच्चे बिल्कुल शांत थे, जैसे उन्हें कुछ फर्क ही ना पड़ता हो। ओल्ड जो एक चाकू देता है और बच्चों को कहता है, इसे मार दो, ये कोई इंसान नहीं, ये यूक सेल सिंथेसिस क्रिएचर है, इसे मारने में कोई दया मत दिखाना। एक लड़का हिम्मत करके आगे बढ़ता है, लेकिन वो अजीब औरत उसे ही उल्टा पटक देती है। बच्चे हंसने लगते हैं, जबकि उन्हें पता नहीं कि ओल्ड जो के लिए ये सभी बच्चे भी सिर्फ काटने वाले जानवर हैं। आखिर जब उस लड़के ने औरत को मार दिया तो बाकी बच्चे भी चुप हो गए। इस बर्बाद दुनिया में किसी की मौत अब उन्हें झकझोरती नहीं। ओल्ड जो ने चाकू वापस लिया और छोटी भी को अपने कमरे में ले गया। लेकिन क्या इतना बेरहम इंसान सच में अपने ही भाई की बेटी की मदद करेगा? जैसा सोचा वैसा ही हुआ। उसने छोटी भी का खून तो निकाल लिया, लेकिन बदले में सेल देने से मना कर दिया और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। हार मानने के बजाय छोटी भी पीछे के रास्ते से गई, लोहे की जाली पार की और चुपचाप ओल्ड जो कि लैब में घुसने का प्लान बनाया। उसी वक्त ऊपर से एक जोरदार आवाज आई। किले का फ्लाइंग शिप तेजी से ऊपर से गुजरा, जिससे सबका ध्यान उसी तरफ चला गया। मौका देखकर छोटी भी तुरंत कमरे में घुसी और जनरेटर का तरल निकाल लिया। मुड़ते ही उसने पास में एक और छोटा कमरा देखा। अंदर गया तो वहां खाना उगाने के लिए रखे गए कीमती बीज रखे थे। ये वही बीज थे जो उसके चाचा ओल्ड जो ने सौदेबाजी करके हासिल किए थे। छोटी भी इन्हें देखकर खुश हो गई और जल्दी से कुछ बीज उठा लिए। घर लौटते वक्त आसमान से फिर मशीनों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। किले का एक फ्लाइंग शिप तेजी से गिर रहा था और सीधा जंगल में जा टकराया। छोटी भी हैरान तो हुई, लेकिन रुकने का टाइम नहीं था। उसके पिता अभी उसकी मदद का इंतजार कर रहे थे। घर पहुंचते ही बिजली फिर से चल पड़ी। छोटी भी ने चुराए हुए बीज निकालकर पिता को दिखाए, लेकिन पिता ने कहा, यह एक बार इस्तेमाल होने वाली चीज है, अगर उगा भी लिया तो बस एक ही बार फसल मिलेगी। छोटी भी बोली, नहीं, मैं इसे बार बार उगा सकती हूँ। अगर यह सफल हो गया तो मैं किले में नौकरी भी पा सकती हूँ। पिता ने ठंडे लहजे में कहा, बकवास बंद करो, किला अमीरों की दुनिया है, हम जैसे लोग वहां कभी नहीं पहुंच सकते। यह सुनकर छोटी भी गुस्से में घर से बाहर निकल गई और गीले जंगल में दौड़ती रही। थोड़ा आगे जाकर उसने देखा, एक अमीरों जैसी दिखने वाली औरत बेहोश पड़ी थी। उसके पैरों में गहरी चोट थी और उसके पूरे शरीर पर म्यूटेंट पौधे लिपटे हुए थे जो उसका खून पी रहे थे। छोटी भी ने देखा कि वो अभी जिंदा है तो उसे तुरंत घर ले आई और उसके घाव पर सेल मेम्ब्रेन वाला पैच चिपका दिया। थोड़ी देर बाद औरत जागी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन चोट के कारण गिर पड़ी। आवाज सुनकर छोटी भी पहुंच गई। बातचीत में पता चला कि वो औरत किले के अंदर से है। वो और उसके पिता जिस फ्लाइंग शिप में थे वो क्रैश होकर जंगल में गिरा था। उसने छोटी भी से मदद मांगी, अगर तुम जंगल में जाकर मेरे पिता को ढूंढ लाओ तो मैं तुम्हें इसका बड़ा इनाम दूंगी। उसी वक्त अचानक छोटी भी के पापा को द्वारा पड़ जाता है।
उनका पूरा शरीर तेजी से कांपने लगता है। औरत पीछे से आती है, झुककर बस हल्का सा किस करती है। और कमाल, छोटी बी के पापा तुरंत शांत हो जाते हैं। ये औरत आखिर है कौन? इसके पास इतनी ताकत कैसे है? अगली सुबह एहसान उतारने के लिए छोटी बी फिर से जंगल में जाती है। जमीन पर पड़े खरोंचों के निशानों को फॉलो करते करते वो जल्दी ही उस जगह पहुंच जाती है जहां फ्लाइंग मशीन गिरी थी। एक आदमी उसमें फंसा हुआ था। वो कॉकपिट खोलने ही वाली था कि अचानक ओल्ड जो अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है। असल में उसने भी उस दिन जहाज गिरते देखा था, इसलिए वो भी उसे ढूंढता ढूंढता यहां आ गया था। बच्चे कॉकपिट खोलते हैं। एक बूढ़ा आदमी अंदर पड़ा था। वह मरने की हालत में था। ओल्ड जो बिना सोचे उसके मुंह नाक पर हाथ रख देता है और उसे मार देता है। छोटी भी उसे रोकना चाहती थी, लेकिन ओल्ड जो उसे धक्का देकर गिरा देता है। इस बर्बाद दुनिया में जिंदा रहने की चाह ने ओल्ड जो को जानवर से भी खतरनाक बना दिया था। टूटी फूटी मशीन के अंदर ओल्ड जो को एक रिबन मिलता है, जिससे उसे शक होता है कि जहाज में शायद एक और शख्स भी था। वापस आने के बाद छोटी बी ने यह सच उस औरत को नहीं बताया। उसने उसके पैर से सेल बैंडेज हटाया। जैसा उसने सोचा था, घाव पूरी तरह भर चुका था। औरत हैरान रह गई कि छोटी बी को बायो हीलिंग टेक्निक आती है। छोटी बी बोली, मैं सिर्फ यही नहीं कर सकती। और उसे जंगल के अंदर ले गई। वहां अलग अलग अजीबोगरीब पौधे लगे थे। वो सिर्फ जिंदा ही नहीं थे, बल्कि ऐसा लगता था जैसे इंसानों की बात भी समझते हो। ये सारे पौधे छोटी बी ने खुद बनाए थे। औरत इसे देखकर दंग रह गई और बोली, अगर ये टेक्नोलॉजी किले में पहुंची तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। इतनी तारीफ सुनकर छोटी बी बहुत खुश हुई। वापसी में दोनों ने खूब बातें की। छोटी बी ने प्राचीन किताब दिखाकर बिल्ली की तस्वीर पर पूछा, क्या तुमने कभी ऐसी देखी है? फिर दोनों ने उन जानवरों के बारे में बातें की जो अब दुनिया से खत्म हो चुके हैं। छोटी भी डर के मारे अपने पिता को देखती है, लेकिन फिर हंस पड़ती है। किताबें देखने के बाद वह अपनी प्राचीन वीणा की तारें निकलती है। इस पल ऐसा लगता है जैसे उसे कोई साथी मिल गया हो और वह अपने सारे ज्ञान और चीजें साझा करने को तैयार हो जाती है। अगले दिन छोटी भी खुद को रोक नहीं पाती और जंगल की सच्चाई उस औरत को बता देती है। फिर दोनों उस जगह जाते हैं जहां घटना हुई थी। नदी में तैरते शव को देखकर औरत दौड़ती है और अपने पिता को गले लगाकर रोने लगती है। छोटी भी नदी में कूदती है और उसे किनारे तक खींच लाती है। अब जो हो चुका उसे स्वीकार करना ही होगा। तभी छोटी भी कुछ नया देखती है। उसने औरत के बाल हटाए और देखा कि उसके गले पर चोट का निशान साफ दिखाई दे रहा है। औरत की कहानी सुनकर सच सामने आता है। असल में वह और उसके पिता किले से भगाए गए थे और दूसरे किले में शरण लेना चाहते थे, लेकिन उनका उड़ान यंत्र हमला झेल नहीं पाया और गिर गया। सच्चाई जानकर छोटी भी बहुत गुस्सा होती है। वह औरत की झूठी बातें सुनकर नाराज हो जाती है और लगता है कि उसका किले में जाने का सपना अब बर्बाद हो गया। घर लौटकर छोटी भी औरत को तुरंत जाने के लिए कहता है। औरत चुपचाप कमरे में जाती है, चाकू निकालती है और अपनी जिंदगी खत्म करने की सोचती है, लेकिन उसकी आवाज छोटी भी तक पहुंचती है। वह उसे रोकती है और उसकी चोट को ठीक कर देती है। तभी एक चमकती हुई सोच उसके दिमाग में आती है। वह औरत के खून की कुछ बूंदें निकलती है, यह देखने के लिए कि यह शख्स बाकी लोगों से अलग क्यों है। जब वह खून माइक्रोस्कोप में देखती है तो पता चलता है कि डीएनए अन्य कोशिकाओं में टाइटली बंद है, जैसे किसी ने उसे लॉक कर दिया हो। औरत नहीं समझ पाती और उसका पिता भी कभी इस बारे में नहीं बताता। छोटी भी को यह देखकर परेशान होती है। औरत बिस्तर पर बैठती है और वीणा की तारें निकालती है। वह बताती है कि उसके पिता काम करते समय संगीत बजाते थे, जिससे ध्यान केंद्रित रहता था, तभी चमत्कार होता है। औरत की कोशिकाओं में बदलाव आता है। संगीत जैसे एक कुंजी की तरह काम करता है और हर नोट कोशिकाओं को धीरे धीरे खोल देता है। जल्दी ही औरत का डीएनए मुक्त हो जाता है, लेकिन यह आकार में पौधों की कोशिकाओं जैसा दिखता है। छोटी भी को याद आता है कि उसने वही बीज चुराए थे। वह बीज को घोलकर माइक्रोस्कोप पर डालती है। कुछ ही समय में बीज की कोशिकाएं और औरत का डीएनए आपस में जुड़ जाते हैं। इसका मतलब है कि औरत का डीएनए उसी जीन से बना है जो बीज में था। जैसा कि सब जानते हैं, यह डीएनए अनंत तक पुनर्जीवित हो सकता है, यानी अब बीज अनंत बार उगाया जा सकता है और इंसानों को खाने की कमी नहीं होगी। औरत को अब सब समझ में आ गया। उसके पिता को किले से भगाने का कारण यही था कि उसके शरीर में किले का रहस्य छिपा हुआ था। अगले दिन छोटी भी प्रयोगशाला जाती है ताकि उपकरण लेकर रिसर्च जारी रख सके। इसी बीच ओल्ड जो छोटी भी के घर पहुंच जाता है। उसे यकीन है कि यह औरत वही दूसरी व्यक्ति है जो फ्लाइंग मशीन में थी। पिता की सुरक्षा के लिए औरत ओल्ड जो कि बात मानकर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी समय पर छोटी भी हथियार उठाकर कमरे में कूद पड़ती है। एक झगड़े के बाद औरत ने ओल्ड जो को चाकू से मेज पर रोक दिया और छोटी भी चाकू लेकर उसके गले पर लगा देती है। शायद छोटी भी बहुत दयालु थी। उसने अपने खोज का पूरा राज ओल्ड जो को बता दिया। कहा, अब हमें खाने की चिंता नहीं होगी। अगर हम अनंत पुनर्उत्पादन तकनीक सीख लें तो हमें किले से खून के बदले सौदे नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन ओल्ड जो घर लौटते ही यह राज किले के लोगों को बता देता है। इस बीच छोटी भी अपनी शोध में डूबी रहती है। बहुत जल्द खतरा सामने आ जाता है। पिता देखते हैं कि खिड़की के बाहर अजीब रोशनी और तरंगे उनके घर की ओर बढ़ रही हैं। सोचने का समय नहीं मिला कि दरवाजे से अचानक फफूंदी जैसे जीवाणु अंदर घुस आते हैं। छोटी भी झाड़ू लेकर उन्हें रोकता है, लेकिन ये बेहद तेज है। पलक झपकते ही पूरे कमरे में फैल जाते हैं। छोटी भी और औरत मेज पर चढ़कर खुद को बचाते हैं। खतरा उनके ऊपर चढ़ने वाला था कि अचानक फफूंदी धूल में बदल जाती है। दोनों अपनी नाक दबाकर बच निकलते हैं। पिता बताते हैं, यह किले की बायोलॉजिकल हथियार है। अब यह साफ है कि हम उजागर हो चुके हैं। तुम्हें और औरत को यह जगह छोड़कर तुरंत भागना होगा। छोटी भी को यह सुनना मुश्किल लगता है। वह अपने पिता को यहां छोड़कर मरने के लिए नहीं कह सकती।
लेकिन पिता दृढ़ रहते हैं और इंसान की उम्मीद की ताकत से छोटी वी को मनाते हैं। इसी समय किले के सैनिकों से पहले ओल्ड जो छोटी वी के घर पहुंच जाता है। ओल्ड जो कुछ कह पाता है इससे पहले एक गोली उसके सिर पर चलती है और वह मर जाता है। अंत में अब कोई बेकार चीज के लिए नहीं रुकता। ओल्ड जो की मौत के बाद किले के सैनिक छोटी वी के घर पहुंचते हैं। आखिरी पल में उसके पिता खुद को बलिदान कर देते हैं। छोटी वी और औरत भागते रहते हैं, लेकिन किले के सैनिक फिर उन्हें पकड़ लेते हैं। जब वे एक घास के मैदान से गुजरते हैं, छोटी वी औरत से कहती है, पौधों को छूना मत। तभी पीछा करने वाले घायल हो जाते हैं। एक जलती हुई कीट उनके घावों से निकलती है और यही कीट उन्हें बचाता है। उस समय औरत ने छोटी वी को बताया कि किले के सैनिक इतने ज्यादा हैं कि अगर वह खुद को समर्पित नहीं करेगी तो छोटी वी की सुरक्षा खतरे में होगी। छोटी वी यह सुनकर सहमत नहीं हुई। औरत ने उसे रोकते देख बस उसे चूम लिया। उसकी अनोखी कोशिकाओं की शक्ति से छोटी वी नींद में चली गई। अगली सुबह छोटी वी सूखी पत्तियों के बीच जागती है। वह घर लौटती है और जल चुके घर को देखते हुए कुछ समय चुप रह जाती है। फिर वह झुककर कुछ बीज निकालती है और उन्हें जमीन में लगाती है। शायद यह उसका आखिरी सपना था। ओल्ड्सो के बचे हुए बच्चे उसके पीछे आते हैं। वे सभी मिलकर नया घर खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में छोटी वी ने कुछ जंगल में भटकने वाले तीर्थ यात्रियों को देखा और उनके पीछे चलते हुए सफर जारी रखा। छोटी वी के मन में हमेशा सवाल था, ये तीर्थ यात्री अपना इकट्ठा किया हुआ सामान कहाँ ले जाते हैं। कई दिन और रात की यात्रा के बाद वे तीर्थ यात्रियों के ठिकाने पर पहुंचते हैं। जगह काफी टूटी फूटी थी। हर तरफ चेहरे ढके हुए लोग थे। वहां एक कचरे से बनी सैकड़ों मीटर ऊंची मीनार देखी। छोटी भी सोचती है कि ऊपर जाकर देखूं। जैसे ही वह मीनार की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचती है, उसने ऐसा दृश्य देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। हल्की हवा उसके चेहरे से टकराती है और दूर अमीरों का किला साफ दिखाई देता है। यही है उसका सपना, अमीरों का शहर। छोटी भी अपने पास बचे हुए बीज निकालती है और हाथ फैलाकर हवा में छोड़ देती है। एक तेज हवा उनके चारों तरफ बीज उड़ाती है। उगते सूरज की रोशनी में ऐसा लगता है जैसे गरीबों की उम्मीद धीरे धीरे जाग रही हो। शायद निकट भविष्य में छोटी भी अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके एक ऐसा शहर बनाएगी जो गरीबों के लिए अमीरों वाला जगह बन सके।